नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती है। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। दिल्ली पर प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर गरमाई राजनीति। दिल्ली सरकार ने सिविल सेवकों की पोस्टिंग का मांगा अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या में इजाफा। एनुअल रेप्टाइल सर्वे का दावा। 1975 में शुरू हुआ था मगरमच्छ प्रजनन कार्यक्रम। आरबीआई ने ओपीएस के परिणाम को लेकर राज्यों को किया आगाह। राजकोषीय घाटे में वृद्धि की आशंका। 2004 में लॉन्च हुआ था नेशनल पेंशन सिस्टम। प्रथम फाउंडेशन ने असर रिपोर्ट की जारी। बच्चों के दाखिले में सुधार का दावा। छात्रों की पढ़ने की क्षमता में गिरावट का अनुमान। और सिर्फ 5% भारतीयों के पास है 60% धन। 2022 में सबसे धनी व्यक्तियों की संपत्ति में 46% इजाफा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का दावा। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच सिविल सेवकों के प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। हालांकि कोर्ट में अभी इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पर केंद्र सरकार का नियंत्रण न केवल वांछनीय है बल्कि संवैधानिक रूप से भी इसकी अनुमति है। सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली सरकार के संदर्भ में आगे कहा कि नौकरशाही पर नियंत्रण शब्द अपने आप में आपत्तिजनक है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हम देश की राजधानी के साथ काम कर रहे हैं। इसके प्रशासन में केंद्र सरकार भी एक प्रमुख हितधारक है। जहां तक आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग का सवाल है तो एक नौकरशाह की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट पर राज्य के मुख्यमंत्री का सीधा नियंत्रण होता है। हालांकि इस पर दिल्ली सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों को स्थानांतरित करने और पोस्टिंग करने का अधिकार होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में प्रावधान किए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से कहीं ज्यादा है। इसके मुताबिक दिल्ली की पुलिस, जमीन और लोक व्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, तो वहीं दिल्ली सरकार को इन तीनों के अलावा किसी भी विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उपराज्यपाल की सहमति लेना जरूरी है। गौरतलब है कि यही वह बिंदु है जिस पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली का उपराज्यपाल राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को नियंत्रित करने के खिलाफ भारत ने एक रणनीति तैयार की है। इसकी काट के तौर पर भारत अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग इलाके में लगभग 11,000 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना लगाने की योजना बना रहा है। इस कार्य को अंजाम देने के क्रम में नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने इस परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली है। साथ ही बीते दिनों इस रिपोर्ट को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को मूल्यांकन के लिए भेजा गया है। वर्तमान में चीन तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी पर 60,000 मेगावाट की पनबिजली परियोजना पर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में इस नदी पर एक विशालकाय बांध बनाया जा रहा है। यह बांध चीन भारत सीमा पर मेडोग क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। भारत को डर है कि कहीं चीन इस बांध का प्रयोग भारत के खिलाफ वाटर वॉर के लिए ना करे। दरअसल चीन पानी के प्रवाह को रोक या बढ़ाकर इस क्षेत्र में सूखा और बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए ही भारत इस परियोजना की योजना पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही इस वर्ष के अंत में 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा 2880 मेगावाट की दिबांग परियोजना को CCEA की मंजूरी का इंतजार है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यार्लुंग संगपो के नाम से जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है।
यह नदी तिब्बत में 1700 किलोमीटर, अरुणाचल और असम में 920 किलोमीटर और बांग्लादेश में 260 किलोमीटर प्रवाहित होती है। हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के क्षेत्रों में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि देखी गई। इस बात का खुलासा वार्षिक सरीसृप गणना रिपोर्ट से हुआ है। इसमें खारे पानी के मगरमच्छों की गिनती के लिए रात में स्पॉटलाइट और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस राष्ट्रीय उद्यान में 20 सफेद मगरमच्छों सहित एस्चुरिन मगरमच्छों की संख्या वर्तमान में 1793 हो गई है। इसमें 569 मगरमच्छों के हैचलिंग यानी नवजात मगरमच्छ और 388 मगरमच्छों के 1 साल के बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि पिछले साल इनकी संख्या केवल 1784 थी, जबकि साल 1975 में भीतरकनिका में केवल 96 मगरमच्छ मौजूद थे। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि साल 2014 के बाद से लगातार इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से मगरमच्छों की 3 प्रजातियों के लिए प्रजनन और पालन कार्यक्रम साल 1975 में शुरू किया था। इसका मुख्य मकसद सरीसृपों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना था, साथ ही कैप्टिव प्रजनन के माध्यम से इनकी आबादी को बढ़ाना था। इस कार्यक्रम को विभिन्न राज्यों के 34 स्थानों पर लागू किया गया था, लेकिन भीतरकनिका में यह संरक्षण कार्यक्रम सबसे सफल रहा। साल 2006 में भीतरकनिका में 23 फुट लंबे खारे पानी के मगरमच्छ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ के रूप में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि मगरमच्छ की इन 3 प्रजातियों में खारे पानी के मगरमच्छ, मगर और घड़ियाल शामिल हैं, जबकि ओडिशा भारतीय मगरमच्छों की 3 प्रजातियों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में केरल राज्य के अलापुझा जिले की आर्द्रभूमियों में जल पक्षियों की संख्या में गिरावट के संकेत मिले हैं। ये संकेत यहाँ किए गए एक सर्वेक्षण से मिले हैं। इससे पता चला है कि यहाँ जल पक्षियों के प्रवासन पैटर्न में बदलाव हो रहा है। वहीं क्षेत्र में आने वाले कुछ प्रवासी जल पक्षियों, विशेष रूप से बतख प्रजातियों की आबादी गिर रही है। गौरतलब है कि इस सर्वेक्षण को एशियाई वाटर बर्ड गणना 2023 के एक हिस्से के रूप में किया गया है। आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण में 117 प्रजातियों के 15,335 पक्षी दर्ज किए गए हैं। यह संख्या पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। पिछले साल सर्वेक्षण में करीब 9,500 पक्षियों को देखा गया था। हालांकि पक्षीविदों का मानना है कि यह संख्या इस क्षेत्र में पक्षियों के प्रवास की वास्तविकता को नहीं दर्शाती है। उनके मुताबिक पक्षियों की संख्या बढ़ने की वजह यह है कि पिछले साल यहाँ 7 स्थानों पर पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, जबकि इस बार 13 स्थानों पर सर्वेक्षण हुआ है। इस सर्वेक्षण में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि पिछले सर्वेक्षणों में देखी गई नॉर्दर्न शॉवरल, कॉमन टील और यूरेशियन विजन जैसी बतख प्रजातियां इस बार पूरी तरह से गायब रही। जानकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में आने वाले पक्षियों की संख्या को जलवायु परिवर्तन ने प्रभावित किया है। सर्वेक्षण के दौरान 3,838 कम व्हिस्लिंग बतखें देखी गई। इसके बाद 1,419 विस्कर्ड टर्न, 1,106 लिटिल कॉर्मोरेंट, 998 इंडियन पॉन्ड हेरॉन, 820 ग्रे हेडेड स्वाम्फेन और 526 छोटे बगुलों को तुलनात्मक रूप से कम देखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AWC यानी एशियाई वाटर बर्ड गणना एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है। यह दुनिया भर में आर्द्रभूमि और जल पक्षी के संरक्षण और प्रबंधन का समर्थन करता है। यह वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा समन्वित वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड गणना का हिस्सा है। इसे साल 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू किया गया था। भारत में AWC को BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से समन्वित किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्तर की 3 MSCS यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी। ये समितियां बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत होंगी। इसका मकसद समावेशी विकास मॉडल के तहत सरकार के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार बनाना है। साथ ही प्राथमिक यानी ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इन समितियों में राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति, राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक समिति और राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बीज समिति शामिल है। निर्यात समिति एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करके सहकारी क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाने पर केंद्रित है। इससे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से अधिक रोजगार पैदा होने की भी संभावना है। वहीं जैविक उत्पादों से संबंधित समिति जैविक उत्पाद के परीक्षण और प्रमाणन का कार्य करेगी।
साथ ही क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों को प्रबंधित करने का भी कार्य करेगी। नतीजतन वैश्विक बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग और खपत क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही एकत्रीकरण, ब्रांडिंग और विपणन के माध्यम से जैविक उत्पादों की उच्च कीमत का लाभ किसानों को प्राप्त होगा। बीज सहकारी समिति बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग के लिए शीर्ष निकाय होगी। साथ ही यह भंडारण, विपणन और वितरण के लिए शीर्ष संगठन के रूप में भी कार्य करेगी। इसके अलावा स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देने की जिम्मेदारी इसी समिति की होगी। आपको बता दें कि बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम साल 2002 में पारित किया गया था। इसके तहत रजिस्टर समिति एक राज्य तक सीमित नहीं होती है, बल्कि एक से अधिक राज्यों को कवर करती है। इनका मकसद कई राज्यों के एक समान हित को साधना और भागीदारी के माध्यम से उनको प्राप्त करना है। खबर के मुताबिक सभी लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियां 27 जनवरी से T+1 निपटान प्रणाली में स्थानांतरित हो जाएंगी। मतलब 27 जनवरी से आपके द्वारा खरीदे गए शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दूसरे दिन ही मिल जाएंगे। साथ ही बेचे गए शेयर के पैसे भी आपको दूसरे दिन ही मिल जाएंगे। जानकारों का कहना है कि इस प्रणाली के कारण निवेशकों को फंड और शेयरों की तेजी से रोलिंग करके ज्यादा ट्रेडिंग करने का विकल्प मिलेगा। गौरतलब है कि किसी ट्रेड की सेटलमेंट साइकिल तब पूरी मानी जाती है जब खरीदार को शेयर और बेचने वाले को उसके पैसे मिल जाते हैं। वर्तमान में बाजार T+2 निपटान प्रणाली का अनुसरण करता है, अर्थात खरीदारों और विक्रेताओं को तीसरे कार्य दिवस पर उनके शेयर और फंड डीमैट खाते में प्राप्त होते हैं। यह प्रणाली साल 2003 में लागू की गई थी। इसके पहले बाजार T+3 प्रणाली का अनुसरण करता था। दरअसल सेबी ने साल 2021 में भारतीय शेयर बाजार को T+1 निपटान चक्र शुरू करने की अनुमति दी थी। इसे 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाना था। लागू करने के क्रम में BSE, NSE और MSE के तहत सूचीबद्ध शेयरों को औसत दैनिक बाजार पूंजीकरण के आधार पर अवरोही क्रम में रैंक दिया गया। इसके बाद रैंकिंग के आधार पर बीते साल नीचे के 100 शेयरों पर T+1 निपटान प्रणाली को लागू किया गया। अब सभी लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियां भी T+1 सिस्टम पर स्विच करेंगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सभी स्टॉक जिन पर डेरिवेटिव अनुबंध उपलब्ध है उन्हें 2 अलग-अलग बैचों की बजाय जनवरी 2023 में एक ही बैच में T+1 निपटान के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। असल में डेरिवेटिव अनुबंध एक वित्तीय अनुबंध है जिसका मूल्य अंतर्निहित बाजार कारकों जैसे विनिमय दर और कमोडिटी, क्रेडिट और इक्विटी मूल्य के प्रदर्शन पर आधारित होता है। हाल ही में आरबीआई ने 2022-23 के लिए राज्य सरकार के बजटों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसे स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-23 नामक शीर्षक से जारी किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य सरकारों का वित्त 2020-21 में कोविड की वजह से आए गंभीर आर्थिक तनाव से उभर रहा है। व्यापक आर्थिक सुधार और उच्च राजस्व संग्रह के परिणाम स्वरूप राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है। राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 की तुलना में 4.1% से घटकर 2022-23 में 3.4% रहने का अनुमान है। हालांकि अभी भी चिंता के कई क्षेत्र हैं। राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात तुलनात्मक रूप से उच्च बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऋण जीडीपी अनुपात 2020-21 के 31.1% से घटकर 2022-23 में 29.5% होने का अनुमान है। हालांकि यह अभी भी 2018 की FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित 20% से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में राज्यों द्वारा ब्याज भुगतान बढ़कर जीडीपी का 2% रहा है। वहीं अब इसके 2022-23 में घटकर 1.8% रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि साल 2017-18 में राज्यों का ब्याज भुगतान 1.7% था। आगे इसमें बताया गया है कि निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के फलने फूलने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रख सकती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राज्यों को अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसे आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के राज्य वित्त विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी, विश्लेषण और उसका आकलन प्रदान करती है। गौरतलब है कि हालिया जारी की गई रिपोर्ट का विषय भारत में पूंजी निर्माण राज्यों की भूमिका था।
दूसरी तरफ आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के संभावित परिणाम को लेकर भी राज्यों को आगाह किया है। असल में हाल ही में कई राज्यों ने ओपीएस की पुनर्बहाली का फैसला लिया है। अब तक राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने इसका विकल्प चुना है। आरबीआई का तर्क है इस पेंशन स्कीम पर लौटने से राज्यों के खर्च में वृद्धि होगी। नतीजतन इसका असर राज्यों के राजकोषीय घाटे पर पड़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय में भी कमी आएगी। कुल मिलाकर इसके चलते राज्यों की विकासात्मक गतिविधियां प्रभावित होंगी। गौरतलब है कि ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता था। साथ ही राजनीतिक दलों के लिए यह योजना हमेशा से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को लुभाने का एक आकर्षक विकल्प रही है। लेकिन आर्थिक जगत इस योजना को आर्थिक रूप से अस्थिर मानता है, क्योंकि इस खर्च का सीधा असर कर्मचारियों की वर्तमान पीढ़ी पर टैक्स भुगतान के रूप में पड़ता है। मतलब ये कि इसमें पेंशन भोगियों को निधि देने के लिए करदाताओं की वर्तमान पीढ़ी से संसाधनों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया जाता है। ओपीएस की खामियों को देखते हुए केंद्र सरकार साल 2004 में इसके स्थान पर एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम लेकर आई। बता दें कि एनपीएस एक अंशदायी योजना है। इसमें सरकार और कर्मचारी वेतन का क्रमशः 10 और 14% पेंशन कोष में योगदान देते हैं। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवाओं में शामिल होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है। हालांकि सेना, नौसेना और वायुसेना को इससे बाहर रखा गया था, जबकि राज्यों के पास ओपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मौजूद है। हाल ही में प्रथम फाउंडेशन ने असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की। यह राष्ट्रीय सर्वेक्षण स्कूलों में सीखने के परिणामों पर आधारित है। आखिरी बार यह रिपोर्ट साल 2018 में जारी की गई थी। इसके बाद कोविड महामारी के चलते 4 साल तक यह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो सकी। जारी रिपोर्ट में 616 जिलों के 19,060 स्कूलों के लगभग 7 लाख बच्चों का सर्वेक्षण किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 98% बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन स्तर में सुधार हुआ है। 2010 के लिए यह आंकड़ा 96.6% था। वहीं साल 2018 में 97.2% बच्चे ही नामांकित थे। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2018 और 2022 के बीच स्कूल में दाखिला नहीं लेने वाले बच्चों के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ 2% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में दाखिला नहीं लिया है। इसके अलावा स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति लगभग स्थिर रही। बच्चों की उपस्थिति का आंकड़ा 72% के करीब है, जबकि शिक्षकों के मामले में यह आंकड़ा 85% से थोड़ा ज्यादा है। रिपोर्ट का दावा है कि साल 2018 से 2022 के बीच सभी राज्यों में ट्यूशन क्लासेस लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और त्रिपुरा में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा स्कूलों के प्रति उत्साह के बावजूद बच्चों की बुनियादी साक्षरता के स्तर में बड़ी गिरावट आई है। यानी संख्यात्मक कौशल की तुलना में छात्रों की पढ़ने की क्षमता तेजी से गिरी है। सर्वे के मुताबिक ग्रेड 5 के स्तर पर पढ़ने के मामले में छात्राएं बेहतर हैं, जबकि गणित विषय में लड़कों का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है। आपको बता दें कि प्रथम फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना साल 1995 में की गई थी। यह संगठन शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता, कम लागत और अनुकरणीय हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करता है। हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट का नाम सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी है। इस रिपोर्ट में भारत में अमीरों और गरीबों के बीच मौजूद अंतर को स्पष्ट किया गया है। कहने का मतलब है कि भारत में मौजूद आर्थिक असमानता की तस्वीर पेश की गई है, जो अपने आप में बेहद खास है। रिपोर्ट का दावा है कि साल 2022 में भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की संपत्ति में 40% का इजाफा हुआ है। साथ ही केवल 5% भारतीयों के पास देश की कुल संपत्ति का 60% हिस्सा मौजूद है, जबकि नीचे के 50% के पास देश की संपत्ति का मात्र 3% हिस्सा मौजूद है। रिपोर्ट का कहना है कि अगर साल 2017 से 21 के दौरान अरबपतियों के अनरियलाइज्ड गेन्स पर 20% की दर से टैक्स वसूली की जाती है तो इससे 1.8 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए जा सकते हैं। यह धन प्राथमिक विद्यालयों के 50 लाख अध्यापकों को 1 साल का वेतन देने के लिए पर्याप्त होगा। अनरियलाइज्ड गेन्स का मतलब किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि से है जिन्हें अभी बेचा नहीं गया है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि जहां देश भुखमरी, बेकारी, महंगाई और स्वास्थ्य आपदाओं से जूझ रहा है, वहीं भारत के अरबपति अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।
आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2018 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या जहां 19 करोड़ थी, वहीं यह आंकड़ा साल 2022 में 35 करोड़ पार कर गया है। साल 2022 में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 65% बच्चों की मौत भूखमरी के कारण हुई। आर्थिक अंतर के कारणों पर प्रकाश डालें तो रिपोर्ट का कहना है कि बैंकिंग व्यवस्था में जहां निर्धनों से जबरन कर्ज वसूली की जाती है, वहीं सार्वजनिक बैंकों द्वारा अधिकतर कॉरपोरेट क्षेत्र को दिए गए 11 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। इसके अलावा भारत में नीचे की 50% जनसंख्या ऊपर की 10% की तुलना में अपनी आय का 6 गुना अधिक अप्रत्यक्ष करों पर खर्च करती है। भारत में कॉरपोरेट टैक्स में की गई कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। कॉरपोरेट टैक्स में कमी, छूट तथा प्रोत्साहन के कारण उद्यमियों को साल 2021 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इन परिस्थितियों के मद्देनजर रिपोर्ट में भारत के केंद्रीय मंत्री से इस आर्थिक विषमता को दूर करने की अपील की गई है। साथ ही इसके लिए आगामी बजट में संपत्ति टैक्स जैसे समतावादी कदम उठाने की भी बात कही गई है। बीते दिनों G20 के IWG यानी अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महाराष्ट्र के पुणे में 16 और 17 जनवरी को आयोजित की गई। इसकी दूसरी बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 28 और 29 मार्च को प्रस्तावित है। इसका मकसद अवसंरचना एजेंडा 2023 पर विचार विमर्श करना था। बैठक में IWG सदस्य देश सहित आमंत्रित अतिथि देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील की सह-अध्यक्षता में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इस बैठक की मेजबानी की गई। बैठक की थीम एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य थी। बैठक के दौरान शहरी अवसंरचना के वित्त पोषण और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरी अवसंरचना के निर्माण पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा ऊर्जा के टिकाऊ अवसंरचना के लिए निजी वित्त पोषण और सामाजिक असंतुलन को कम करने के लिए वित्तीय निवेश से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी बात हुई। गौरतलब है कि G20 का अवसंरचना कार्य समूह अवसंरचना निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करता है। इसके कार्यों में अवसंरचना के विकास, निवेश और वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु नए रास्तों की पहचान करना आदि शामिल है। बता दें कि यह समूह भवन निर्माण से जुड़ी अवसंरचना को परिसंपत्ति की एक श्रेणी के रूप में मान्यता देता है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। और 2. अनुच्छेद 239 AA में पुदुचेरी के संबंध में विशेष प्रावधान है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न ही 1 और न ही 2। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एशियाई वाटर बर्ड गणना एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है। कथन 2, ये कार्यक्रम दुनिया भर में आर्द्र भूमि और जल पक्षी के संरक्षण और प्रबंधन का समर्थन करता है। और कथन 3, इसे साल 1997 में भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 2, या फिर D उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वार्षिक सरीसृप गणना रिपोर्ट के मुताबिक भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि देखी गई। 2. भारत सरकार ने 1975 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से मगरमच्छों की 3 प्रजातियों के लिए प्रजनन और पालन कार्यक्रम की शुरुआत की। और 3. ओडिशा भारतीय मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 3, या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया था? A 2002 में, B 2004 में, C 2007 में, या फिर D 2012 में। अगला और अंतिम सवाल, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें सरकार और कर्मचारी वेतन का क्रमशः 10 और 14% पेंशन कोष में योगदान देते हैं। कथन 2, 1 जनवरी 2002 या उसके बाद सेवाओं में शामिल होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य है। और कथन 3, सेना, नौसेना और वायुसेना को इससे बाहर रखा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, या फिर D उपर्युक्त सभी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर।
साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में बिहार सरकार ने कैमूर अभ्यारण्य में वन्य जीवों की गणना कराने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक ये फैसला अभ्यारण्य को बाघों के अनुकूल बनाने के प्रयास के रूप में लिया गया है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में लगभग 3 दशक पहले बाघ देखे गए थे, लेकिन अब इनकी मौजूदगी अभ्यारण्य में नहीं देखी गई है। हालांकि दूसरे राज्यों के आसपास के जंगलों से ये कभी कभी यहाँ आते जाते रहते हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि वे यहाँ स्थायी रूप से रहें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य करीब 1504.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ तेंदुए, भालू, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, नीलगाय, चौसिंघा यानी 4 सींग वाले मृग और पक्षियों के करीब 70 प्रजातियां निवास करती हैं। ये बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के शेषाचलम वन में पहली बार बुबो निप्लेंसिस या स्पॉट बेलीड ईगल आउल को देखा गया। हालांकि इससे पहले राज्य में इसे 2 बार देखा जा चुका है और दोनों बार इसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में देखा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उल्लू घने जंगलों में बड़े पेड़ों पर पाए जाते हैं। इसका आवास पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। ये इंसानों के समान एक अजीब चीख निकालता है और इसलिए इसे भारत में घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट और श्रीलंका में डेविल बर्ड कहा जाता है। हाल ही में बत्तख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप को मणिपुर के लोकटक झील में देखा गया था। इसे यहाँ करीब 90 वर्षों के अंतराल के बाद देखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेटर स्कूप एक मध्यम आकार की गोता लगाने वाली बत्तख की प्रजाति है। ये एनार्टिडे परिवार से संबंधित बत्तख है और इसे स्थानीय रूप से सदांगमन के नाम से जाना जाता है। लोकटक झील में आमतौर पर व्हिस्लिंग बत्तख और कूट्स बत्तख निवास करती हैं। गौरतलब है कि ब्रिटिश काल के दौरान मणिपुर में व्यापक रूप से ग्रेटर स्कूप के बसेरे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि गोरखा राइफल्स के कैप्टन एल गैम्बल और भारतीय सिविल सेवा अधिकारी जेपी मिल्स द्वारा क्रमशः 25 जनवरी 1925 और दिसंबर 1927 में बत्तखों को मार गिराने का रिकॉर्ड मिलता है। बीते दिनों केरल राज्य के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा की गई। आपको बता दें कि यहाँ एक अभियान के तहत 10 वर्ष से ऊपर के करीब 16.3 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया था। इस प्रक्रिया में करीब 2200 प्रशिक्षक को शामिल किया गया था और इन्हें सीनेटर नाम दिया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा साल 2021 से किया जा रहा है। इसमें कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी आदि जैसे इंडोर और आउटडोर खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन इस खेल महाकुंभ के दौरान किया जाता है। इस तरह ये एक अनूठी पहल है जो जिले और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती है। इसके साथ उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा हथकरघा से तैयार गृह सज्जा उत्पादों को प्रदर्शित करने वाली दिल्ली में हथकरघा हाट की शुरुआत की गई है। इसे विरासत हथकरघा गृह सज्जा उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ये उत्सव करीब 1 महीने तक चलेगा। इसके पहले दिन हाथ से बुनी भारत की 75 साड़ियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें बांधनी या बंधेज, चिकन कशीदाकारी साड़ी, हैंड ब्लॉक साड़ी, कलमकारी प्रिंटेड साड़ी, अजरक कांथा तथा फुलकारी साड़ी और जामदानी आदि साड़ियाँ शामिल थी। गौरतलब है कि इस आयोजन के दौरान हथकरघा बुनकरों का समर्थन करने के लिए #MySari_MyPride हैशटैग के तहत एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया गया है। बीते दिनों दावोस 2023 नाम से एक बैठक आयोजित की गई। इस तरह की ये 53वीं बैठक थी। 5 दिनों तक चली ये बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हुई। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित किया गया था। इस वर्ष बैठक की थीम थी एक विभाजित दुनिया में सहयोग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व आर्थिक मंच हर साल इस तरह की बैठक आयोजित करता है। इसके तहत सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सरकार, व्यापार और नागरिक समाज के नेताओं आदि को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद को भारत में अपना केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। इसका चयन चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए किया गया है। ये क्रांति स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित बताई जा रही है। इसके लिए हैदराबाद में C4IR तेलंगाना एक स्वायत्त और गैर लाभकारी संगठन होगा। संगठन का काम स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इस संदर्भ में भारत में विश्व आर्थिक मंच का एकमात्र संगठन होगा। C4IR तेलंगाना 4IR यानी चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र होगा।
हाल ही में इसरो ने एक बयान में बताया है कि शुक्र मिशन यानी शुक्रयान 1 को साल 2031 तक के लिए टाला जा सकता है। मिशन को भारत सरकार द्वारा मंजूरी नहीं मिलने को इसका कारण बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्र मिशन का विचार साल 2012 में सामने आया था। आगे अंतरिक्ष विभाग द्वारा साल 2017-2018 के बजट में 23% बढ़ोतरी प्राप्त करने के बाद इसरो ने प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया था। इसके दिसंबर 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद थी। हालांकि इसरो द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर मिशन को मंजूरी मिल जाती है तो वह 2026 या 2028 में इसे लॉन्च कर सकता है। 16 जनवरी यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का समापन हुआ। इस दौरान चैंपियनिंग द $1 बिलियन ड्रीम विषय पर उद्योग केंद्रित वेबिनार का आयोजन भी किया गया। गौरतलब है कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का मकसद पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों को शामिल करना और भारत में उद्यमिता तथा नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि भारत स्टार्टअप्स के लिए हॉटस्पॉट बन के उभरा है। 108 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जबकि पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका और चीन है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।